देखते हैं पेमेंट ऑन ग्रेचुटी ऑफ द पर्सन अदर देन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अलावा आप किस किस को ग्रेचुटी पे कर सकते हो? मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो उस केस में उसने जिसको नॉमिनी बनाया है, अब एक सिंगल नॉमिनी भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी नॉमिनी हो सकते हैं, जैसे फादर को भी बना दिया, मदर को भी बना दिया, तो 2 नॉमिनी हो गए, तो दोनों को आप 50-50% पे करोगे। एम्प्लॉय की डेथ हो गई लेकिन उसने नॉमिनी नहीं बनाया, या एम्प्लॉय और नॉमिनी की दोनों की एक साथ डेथ हो गई, तो उस केस में जो भी उसका लीगल हेयर होगा, ठीक है, उनको ये यानी कानूनी उत्तराधिकारी जो होते हैं उनको ये पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी पे किया जाएगा विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और नॉमिनी और एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए विद इन 1 मंथ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन 1 मंथ उनको पे करने का, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनी एंड हेयर इज माइनर, तो अगर ये माइनर है तो ये जितना भी अमाउंट है वो क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करेगी कंपनी, जितना भी ग्रेचुटी का अमाउंट है, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, उस अमाउंट को डिपॉजिट कर देगी किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, मोस्टली ये एसबीआई में करती है, ठीक है, और एफडी करा देगी उनके नाम की, ठीक है। और जब वो मेजोरिटी को प्राप्त होंगे, यानी जब 18 साल से ज्यादा उनकी एज हो जाएगी, बालिग हो जाएंगे, तो तब वो अमाउंट उनको मिल जाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि पेमेंट किस तरह से मिलेगा? चलिए अब आगे देखते हैं नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। तो जब एम्प्लॉय की सर्विस 5 साल से ज्यादा की हो चुकी है और एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी है, तो एम्प्लॉय जो है वो एक नोटिस देगा, ठीक है। इफ क्लेम फॉर ग्रेचुटी फाउंड टू बी सबमिशन एडमिसेबल ऑन वेरिफिकेशन, द एम्प्लॉयर शैल इशू अ नोटिस इन फॉर्म एल टू एप्लीकेंट, यानी एम्प्लॉय या नॉमिनी या लीगल हेयर जिसने भी अप्लाई करा ग्रेचुटी के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एक नोटिस देगा फॉर्म एल में कि भाई हाँ ठीक है, तुम्हारी ग्रेचुटी एप्लीकेबल मतलब एडमिसेबल है और हम आपको ग्रेचुटी पे करेंगे, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय कैसे अप्लाई करेगा ग्रेचुटी के लिए, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय जो ग्रेचुटी के लिए अप्लाई करेगा वो होगा फॉर्म आई, ठीक है। ये फॉर्म आई है, दिखाई दे रहा है आपको फॉर्म आई, एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी बाय एन एम्प्लॉय। अब यहां पर एम्प्लॉय अपनी डिटेल देगा, जैसे नाम, एड्रेस, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कब उसने ज्वाइन किया, कब सर्विस छोड़ी, टोटल सर्विस कितनी है उसकी, कितने साल हो गए उसको काम करते करते, महीने कितने, साल कितने, दिन कितने, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लो 10 साल 5 महीने 4 दिन, इस तरह से, ठीक है। अमाउंट ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस, अब ये लास्ट ड्रॉन वेजेस का मतलब है यहाँ पर बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, ठीक है, इन दोनों का टोटल। तो जिस महीने उसने जॉब छोड़ी है उस महीने उसकी बेसिक सैलरी और डीए क्या था, ठीक है, उसी पे कैलकुलेट किया जाता है ग्रेचुटी। अब टोटल ग्रेचुटी अमाउंट कितना है कैलकुलेट करने के बाद, तो ये 7वां, 8वां और 9वां, ये तो आप, या बल्कि 6टा भी, ठीक है, 6 से लेकर 9 तक आप खुद भर दो एज ए एचआर, और बाकी की इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय खुद भर देगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे होगी एम्प्लॉय को नहीं पता ग्रेचुटी की, वो एज ए एचआर आपको मालूम है, ठीक है। उसकी सर्विस की ड्यूरेशन निकालना भी आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, वरना वो गड़बड़ कर देगा फॉर्म में, फिर दोबारा से फॉर्म देना पड़ेगा आपको उसको। तो ये सारी चीजें 6 से लेकर 9 तक आप खुद फिल करके दे दो उसे, एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करेगा, फिल करने के बाद साइन करके आपको वापस कर देगा। अब ये फॉर्म देने की जिम्मेदारी आपकी है एज ए एचआर, क्योंकि एम्प्लॉय को नहीं पता कि कौन सा फॉर्म भरना है, उसने तो रिजाइन दे दिया, वो वेट करेगा मेरी ग्रेचुटी आ जाएगी। आपको उसका जब लास्ट वर्किंग डे हो, ठीक है, तो जिस दिन उसका लास्ट वर्किंग डे होता है उसी दिन आप ये फॉर्म उसको भेज दो, या तो हार्ड कॉपी भेज दो, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो सॉफ्ट कॉपी आप उसको भेज दो, उसको बता दो 5 मिनट में कि भाई ऐसे ऐसे फॉर्म है, इसको आपको ऐसे फिल करना है और वापस रिटर्न मेल करना है, ठीक है, अटैच करके। वो फिल करके आपको दे देगा, जैसे ही आपके पास ये रिटर्न में मेल आ जाए, ठीक है, और फॉर्म आपके पास रिसीव हो जाए, तब आपको चेक करना है क्या एम्प्लॉय ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और उसी के बेसिस पे आपको ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि फॉर्म एल में नोटिफिकेशन भेजना होता है, ठीक है, अगर वो एलिजिबल है, और अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको देना होता है फॉर्म एम के अंदर, यानी इफ द क्लेम ऑफ ग्रेचुटी इज फाउंड नॉट एडमिसेबल देन एम्प्लॉयर शैल इशू अ नोटिस इन फॉर्म एम to the applicant
सेटिस्फाइंग द रीजन देयर ऑफ, यानी रीजन बताओगे भाई क्यों एलिजिबल नहीं है। मान लो जैसे एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी 4 साल 8 महीने में, या 4 साल 7 महीने में जॉब छोड़ दी। अब 4 साल 7 महीने में ग्रेचुटी नहीं मिलती है, तो आप उसको बताओगे कि भाई आपको पूरे 5वें साल में पूरे 240 दिन कंप्लीट करने होते हैं, तब आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, तो वो रीजन आप उसको मेंशन करोगे किसमें, फॉर्म एम के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सच, इसके अलावा सच नोटिस इन आइदर फॉर द ऑफ द केस हैज टू बी इशूड विद इन 15 days of the receipt of an application to the applicant with the copy endorsed to the controlling authority। ये एम्प्लॉय को तो आप भेजोगे साथ के साथ कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी भेजोगे एक कॉपी उसकी। ठीक है, आइदर आपने उसको पे करनी है या नहीं करनी है, दोनों केस में आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी इंफॉर्मेशन दोगे। So the notice on form L or M shall be served on the applicant either by personal service, या तो खुद वो एम्प्लॉय आपके पास आएगा तो ही आप उसको दे दोगे। ठीक है, या आप उसे कोरियर करोगे। ठीक है, स्पीड पोस्ट कर दोगे, रजिस्टर स्पीड पोस्ट। इन केस ऑफ एप्लीकेंट बीइंग अ लीगल हेयर और नॉमिनी, द एम्प्लॉयर शैल आस्क फॉर द एविडेंस एस्टैब्लिशिंग हिज आइडेंटिटी एंड टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस इन केस शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट such evidence is called for by the employer। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय का नॉमिनी आता है ग्रेचुटी के क्लेम करने के लिए, तो आप उससे प्रूफ मांग सकते हो। ठीक है, और मांगना ही है प्रूफ कि भाई आप नॉमिनी हो या लीगल है हो, तो साबित करो, प्रूफ दो। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप उसको ग्रेचुटी दोगे। ठीक है, अब वेजेस की बात कर लेते हैं। वेजेस में किसको हम कंसिडर करेंगे, पहले वेजेस से हम ये वेजेस से पहले हम ये चेक कर लेते हैं जो हमने यहाँ पे फॉर्म एल और फॉर्म एम दिखाया था, वो किस तरह के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहले देखा नॉमिनी एम्प्लॉय का फॉर्म, एम्प्लॉय इस तरह से फॉर्म भरेगा। अब हम देखते हैं अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसका नॉमिनी कैसे फॉर्म भरेगा। तो नॉमिनी का जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म जे। ठीक है, बाय नॉमिनी, यहां पे शुरू के 3 जो कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये नॉमिनी के बारे में कि भाई नॉमिनी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है नॉमिनी का। उसके बाद जो सारे कॉलम है वो एम्प्लॉयज के, जैसे नॉर्मल हमने देखा था एम्प्लॉय के, वही सारे कॉलम है। फिर यहाँ पे भाई रेफरेंस नंबर इफ ऑफ रिकॉर्डेड नॉमिनी, यानी जो आपने फॉर्म एफ भरवाया था ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें नॉमिनी बनाते हैं एम्प्लॉय को। ठीक है, टोटल ग्रेचुटी कितनी पे करनी है, कितना शेयर इस नॉमिनी को मिलेगा। अगर एक नॉमिनी है तो टोटल आ जाएगा, और अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो जितना परसेंट है उतना परसेंट। ठीक है, ये फॉर्म फिल करने के बाद नॉमिनी यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करेगा और ये सबमिट कर देगा एचआर के पास। ठीक है, अगर नॉमिनी नहीं बनाया है या नॉमिनी की डेथ हो गई है, दोनों की डेथ हो गई है, तो उस केस में लीगल हेयर को मिलेगा। तो लीगल हेयर के लिए फॉर्म होता है के, याद रखने के लिए बहुत आसान है, एम्प्लॉय के लिए आई, नॉमिनी के लिए जे, लीगल हेयर के लिए के, आई जे के। ठीक है, तो लीगल हेयर भी और नॉमिनी का दोनों का फॉर्म सिमिलर है, बस जहां जहां लीगल हेयर लिखा है वहां वहां नॉमिनी है, सिंपल, और कुछ भी नहीं चेंजेस है, बिल्कुल सिमिलर वही फॉर्म है। शुरू के 3 ऑप्शन जो होंगे वो लीगल हेयर के होंगे जैसे नॉमिनी के थे, बाकी के सारे ऑप्शन जो होंगे वो एम्प्लॉय के होंगे। और यहाँ पर भी परसेंटेज ऐसे ही बताना है आपको कि भाई कितने परसेंटेज उस लीगल हेयर को देना है। एक है तो पूरा आ जाएगा, और एक से ज्यादा है तो जितने परसेंटेज में डिवाइड होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीगल हेयर के साइन हो जाएंगे और ये एचआर के पास सबमिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये फॉर्म एचआर के पास आता है, ठीक है, तो एचआर चेक करता है कि भाई वो एलिजिबल भी है ग्रेचुटी के लिए या नहीं है। ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है तो उसके बाद वो जो है अपना नोटिस जारी करेगा, यानी उसको शेयर करेगा फॉर्म एल में या फिर एम में। ठीक है, जैसा भी केस होगा। तो फिर एल और एम भी देख लेते हैं हम फॉर्म, कि किस तरह का फॉर्म एल और किस तरह का फॉर्म एम होता है। देखो ये है फॉर्म एल, अगर उसको ग्रेचुटी पे करनी है। ठीक है, अगर वो सारी चीजें सही हैं, सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, वेरीफाइड है सब चीजें, तो बस यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे ब्रीफ में आप कितनी सर्विस है उसकी, लास्ट ड्रॉन वेजेस कितना है, किसको आप पे कर रहे हो, नॉमिनी को कर रहे हो, लीगल हेयर को कर रहे हो या एम्प्लॉय को कर रहे हो, और कितना अमाउंट आपने पे किया है। ठीक है, और यहाँ पे साइन हो जाएगा। ठीक, और स्टैंप लग जाएगी। और अगर आप नहीं पे कर रहे हो तो फिर यहाँ आ जाएगा रिजेक्टिंग का रीजन। ठीक है, हमने बताया था फॉर्म एम होता है रिजेक्ट करने के लिए, है ना, तो रीजन यहाँ पे लिखोगे आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, और फिर ये साइन हो जाएगा और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी और एम्प्लॉय दोनों को जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम।
वेजेस की बात करें तो बेसिक, डीए, ये जो है आपके वेजेस कंसिडर किए जाएंगे, बेसिक और डीए। इसके अलावा बाकी किसी की भी वेजेस को आप कंसिडर नहीं करोगे, जैसे डीएनएस, जैसे बोनस है आपका, ठीक है, कमीशन है, हाउस रेंट अलाउंस है, ओवर टाइम है और एनी अदर अलाउंस, इन सभी को आप क्या मानोगे, वेजेस नहीं मानोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए बेसिक और डीए, और डीए भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। ये जो डीए दे रखा है यहाँ पर, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो वहां पे सैलरी स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए, अगर वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक है तो बस आप बेसिक पर ही ग्रेचुटी कैलकुलेट करोगे। क्लियर है चीज? और अगर बेसिक और डीए दोनों दे रखे हैं तो फिर आप दोनों के टोटल पे ग्रेचुटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, तो आगे देखते हैं ग्रेचुटी इन सैलरी स्ट्रक्चर। तो कैसे, देखो सैलरी स्ट्रक्चर में आप ग्रेचुटी जो कैलकुलेट करोगे वो पहले आप ये चेक कर लो उसकी सर्विस 4 साल 240 दिन पूरी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसी को हम 5 साल कंसिडर करेंगे। अगर उसने जॉब छोड़ दी सुपरएनुएशन की वजह से, रिटायरमेंट की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, तो आपको ये स्ट्रिक्टली चेक करना है 4 साल 240 दिन, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डेथ हुई है या परमानेंट डिसेबलमेंट है तो उस केस में आप ये 4 साल 240 दिन की सर्विस कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। जितने भी सर्विस है उसकी उतनी ही सर्विस के उसको क्या दे दोगे, ग्रेचुटी दे दोगे। कैसे दोगे आगे देखेंगे उसको। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि मंथली जो ग्रेचुटी हम पे करते हैं वो हर महीने 4.81 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, यानी बेसिक सैलरी में मल्टीप्लाई कर देंगे 4.81 तो मंथली ग्रेचुटी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे आती है। तो देखो ये जैसे इसकी बेसिक सैलरी दे रखी है 10,000, तो 10,000 का 4.81 आ गया 481, ठीक है, इस तरह से। आगे हम देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी कब मिलेगी? दो केस में मिलती है, एक तो 5 साल की सर्विस कंप्लीट हो गई, उसने जॉब छोड़ दी है या उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो 5 साल की अगर सर्विस कंप्लीट हुई है तो सुपर एनुवेशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में या रेजिग्नेशन के केस में। लेकिन अगर उसकी 5 साल की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो उस बेसिस पे दो केसेस में भी मिल सकती है, या तो उसकी डेथ हो गई हो या वो डिसेबल्ड हो गया हो, ठीक है। और डिसेबलमेंट में और डेथ के केस में हम 5 साल की जो सर्विस है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, जितने साल उसने काम किया उतने साल की ग्रेचुटी उसको कैलकुलेट करके दे देंगे, ठीक है। अब मोड ऑफ द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी हमें देखना है कि मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी हम उसको कैसे पे कर सकते हैं। तो हम कैश में पे कर सकते हैं, चेक में पे कर सकते हैं, मनी ऑर्डर हम उसको दे सकते हैं अगर उसकी जो अमाउंट है वो 1,000 रुपए से कम है, ठीक है। और अगर वो माइनर है तो उस केस में मैंने बताया था कहां जमा करोगे आप ग्रेचुटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन्वेस्ट करेगी एसबीआई में या सब्सिडरी नेशनलाइज्ड बैंक में और उसकी एफडी करा देगी, ठीक है। तो ये 4 तरह से आप उसको ग्रेचुटी को मोड है, कैश, डिमांड ड्राफ्ट, चेक और पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। आइदर अगर नॉमिनी जो है वो या लीगल हेड जो है माइनर है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको एफडी करा देगी। चलिए अब कंट्रीब्यूशन एंड फॉर्मूला ऑफ ग्रेचुटी देख लेते हैं। तो ग्रेचुटी कंट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज में अगर हम देखें, अगर 1 महीने का निकालना है तो जैसा हमने देखा था सैलरी स्ट्रक्चर में कि भाई अगर ग्रेचुटी हमें कैलकुलेट करनी है तो फिर हम जो है यहां पर 4.81 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर मंथली रेट है तो यहां पे 3 तरह से ग्रेचुटी कैलकुलेट करते हैं, मंथली रेट, पीस रेट, ठीक है, और सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। तो मंथली रेट का जो ग्रेचुटी का फॉर्मूला है वो है ये। सबसे पहले आपको देखना है कि बेसिक सैलरी डीए आपकी सैलरी में है या नहीं है। अगर डीए नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप बेसिक पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये बेसिक है, सी है, ठीक है, इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, जितने भी साल उसने काम किया है। तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है मंथली रेट ग्रेचुटी के लिए। अब इसको मंथली रेट ग्रेचुटी को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मंथली रेटेड ग्रेचुटी कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं यहां पर एक कैलकुलेशन। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, ठीक है।
सो ये हमारे सामने कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल है। ये डिटेल्स आपको डेटाबेस से मिल जाएगी, जैसे एम्प्लॉय का नाम क्या है, एम्प्लॉय का कोड क्या है, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी क्या है, अगर दोनों हैं तो बेसिक और डीए का टोटल क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, एग्जिट डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डेटाबेस से मिल जाएगी इजीली। बस आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनकी सर्विस निकालोगे। अब सर्विस निकालने का बहुत आसान तरीका है कि आप क्या करो, एग्जिट डेट को ज्वाइनिंग डेट से घटा दो और जो भी अमाउंट आए उसको 365 से डिवाइड कर दो। पहले इसको मेथड समझ लेते हैं। जब आप एग्जिट को ज्वाइनिंग से घटाओगे तो आपको टोटल दिन पता चल जाएंगे। अब उन टोटल दिन को आप 365 से भाग कर दो। 365 यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। तो अब अगर 365 से डिवाइड करोगे तो आपको साल पता चल जाएंगे। तो बस वही करना है आपको। इजिकल टू ब्रैकेट लगाइए, एग्जिट माइनस ज्वाइनिंग, ब्रैकेट वापस लगाइए, क्लोज कर दीजिए, डिवाइड कीजिए 365 से। तो आपके सामने इस तरह से आंसर आएगा 12.12। ठीक है। अगर दशमलव के बाद का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है या 5 है, तब तो आप इसको 13 कर दो। लेकिन अगर वो छोटा है तो आप इसको मैन्युअली 12 कर दो इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूं तो यहां पे मुझे देखो, यहां पे दिखा रहा है 12.12, तो मैं इसको कर दूंगा मैन्युअली 12। अगले वाले में बताओ क्या करूंगा, 17.51 को क्या करना है, 18 करना है। अगले वाले को क्या करना है, 7.3 को 7 ही रहने देना है। इस वाले को क्या करना है 16, और इसको क्या करना है 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमें क्या करना है, यहां पर इसको हमने मैन्युअली 12 कर दिया। देन उसके बाद अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं ये मैन्युअली 12, बिकॉज इसको हम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूला? बट ये फॉर्मूला बहुत मतलब वो है, मतलब नेस्टेड इफ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, तो थोड़ा टफ पड़ेगा आपको यहाँ पे समझाना उसको, क्योंकि पहले आपको पहले आपको इफ समझना पड़ेगा, देन आप इस फॉर्मूले को कर पाएंगे। और इस फॉर्मूले को जब आप नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो आपको कहीं कोई एडिट नहीं करना है, वो अपने आप लिख देगा जितना है। देखो ये अपने आप 12 लिख दिया, यहाँ पे 18 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, यहाँ पे 16 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया अपने आप। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को भी हम सीखेंगे बाद में जब हम इफ की क्लास करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैन्युअली शॉर्ट वाला मेथड हमने समझ लिया है, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ग्रेच्युटी कैलकुलेट करनी है। तो ग्रेच्युटी का फॉर्मूला है बेसिक सैलरी इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। अब यहां पहले फॉर्मूले को समझ लेते हैं। बेसिक का मतलब है बेसिक जो भी है, 15/26 में 15 का क्या मतलब क्या होता है, हर साल के लिए 15 दिन का वेजेस दिया जाता है। ठीक है, जितने भी साल आपने सर्विस किए हर साल के लिए 15 दिन का वेजेस। 26 का क्या मतलब है, 26 का मतलब यह है कि ग्रेच्युटी जो कैलकुलेट की जाती है वो वर्किंग डेज पे कैलकुलेट की जाती है। अब अगर संडे को निकाल दिया जाए महीने में से तो कितने दिन बचे, 26। ठीक है, तो आई होप 15 भी समझ में आ गया आपको, 26 भी समझ में आ गया। सर्विस ईयर माना कितने साल उसने काम किया है, तो वो तो हमें यहां से मिल गया, सर्विस 12 साल काम किया है इसने। ठीक है, तो बस फॉर्मूला यूज कीजिए, बेसिक इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ये रही आगे कैलकुलेट हो गया ग्रेच्युटी आपकी। अब ग्रेच्युटी का अमाउंट तो आपको पता चल गया, कितना कैलकुलेट करके निकाल लिया आपने, कितना पे करना है। लेकिन ये कब पे करना है, तो उसके लिए आपको ड्यू डेट निकालनी होती है। जैसा कि ग्रेच्युटी एक्ट में कहा गया है कि ग्रेच्युटी आपको हर हाल में जिस दिन उसका लास्ट वर्किंग डे था उससे 30 दिन के अंदर पे करनी है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय ने अगर जॉब छोड़ी है 15 जनवरी को, तो आप 15 फरवरी से पहले पे कर दो। तो जैसे इसकी लास्ट डे क्या है, 12 मई है, तो उसको ड्यू डेट निकालने का तरीका बहुत आसान है। इजिकल टू लिख के इस लास्ट डेट को सेलेक्ट कीजिए और प्लस कर दीजिए इसमें 30, तो ड्यू डेट आपको पता चल जाएगी। पता चलेगी 11 जून से पहले पे करनी है। अब अगर आपने पे कर दिया तो लिख दीजिए पेड, और जिस दिन पे की उस डेट डाल दीजिए। जैसे मान लो आपने 5 जून को पे कर दी, तो 5 जून आपने डेट डाल दी, इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो मंथली ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से मंथली ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। एक बार और देख लेते हैं हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और, इजिकल टू ब्रैकेट एग्जिट माइनस ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाई 365। ठीक है, 17.51 आया तो इसको हमने 18 मान लिया, एंड देन उसके बाद फॉर्मूला यूज किया, बेसिक सैलरी इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने देखा कि भाई ग्रेच्युटी की ड्यू डेट कितनी है, तो जो लास्ट वर्किंग डे था उससे हमने 30 ऐड कर दिया, तो हमें ड्यू डेट पता चल जाएगी। अगर हमने पे कर दिया तो लिख देंगे यहाँ पर पेड, और जिस दिन पे किया है उस दिन की डेट डाल देंगे। मान लीजिए हमने 10 अप्रैल को पे कर दिया है। ठीक है,
2018 इस तरह से। तो ये मंथली रेटेड आपको समझ में आया? हाँ पूछो। सर जैसे ये फर्स्ट में एग्जिट डेट पे निकालते हैं ना ड्यू डेट। करेक्ट। ये 14 मार्च 20 ड्यू डेट है 13 अप्रैल 20 तो एक महीना बस। हाँ, एक 30 दिन के बाद देना होता है ना, 30 दिन के अंदर देना होता है भाई, 30 दिन के अंदर देना है, 30 दिन से ज्यादा डिले नहीं होना। अगर डिले होगा तो पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट के साथ फिर पे करनी पड़ेगी ग्रेचुटी। ठीक है, तो इसीलिए 30 दिन के अंदर पे करनी है ग्रेचुटी आपको। तो इसीलिए हमें ड्यू डेट भी मालूम होनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि इस डेट से पहले पहले पे कर देनी है। और जिस दिन भी आपने पे की है उसकी डेट डाल दो बस। ठीक है, चलिए ये हम सीख गए मंथली रेटेड ग्रेचुटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। अब आप किसी की भी ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो, बस आपको क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइन और एम्प्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट। अगर ये 3 चीजें हैं आप, तो आप किसी की भी ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है चीज? चलिए अब सेकंड हम मेथड देखते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे सेकंड मेथड देखा था, सेकंड मेथड था यहाँ पर आपका पीस रेट। अब पीस रेट में फॉर्मूला लगभग वैसा ही है, देखो लास्ट के सारी चीजें तो वैसी हैं, ईयर 15/26, बट यहां पे दे रखा है एवरेज वेजेस लास्ट 3 मंथ। ठीक है, तो ये समझते हैं पहले। तो उसके लिए हम पीस रेट वाली शीट पे जाएंगे और यहां पर पीस रेट की हम ग्रेचुटी को समझेंगे पहले। देखो पीस रेट मिलता कहां पर है, पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए। पीस रेट मिलता है वहां पे जहां पे मैन्युफैक्चर यूनिट में कोई पीस बनाने के लिए दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, और पर पीस के हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाता है। क्लियर है? मंथली रेटेड एम्प्लॉय का मतलब है जहां पर सैलरी हर महीने दी जा रही है। तो अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे पीस रेट पे सैलरी दी जा रही है, तो वहां पे आपको 3 महीने का वेजेस निकालना होगा, फिर उसको एवरेज निकालना होगा। तो यहां पर आप क्या कीजिए, पिछले 3 महीने के एम्प्लॉय के वेजेस को एक जगह लिख लीजिए, लास्ट 3 मंथ के। ठीक है, तो जिस महीने उसने जॉब छोड़ी उस महीने का वेजेस, उससे पिछले महीने का और उससे भी पिछले महीने का। तो लगातार 3 महीने के आपको वेजेस लेने हैं और उनको टोटल कर देना। फिर उन तीनों महीने के आपको वर्किंग डेज भी कैलकुलेट करने हैं। भाई इस महीने में वो 25 दिन आया, इसमें 24 दिन आया, इसमें 26 दिन आया, टोटल कर लो। ठीक है, अब जब ये आपने टोटल कर लिए, तो अब आपको क्या करना है, इनका एक दिन का वेजेस निकालो। तो एक दिन का वेजेस निकालने का तरीका बहुत आसान है। वेजेस को सिलेक्ट करो तीनों महीने के, उनको डिवाइड कर दो तीनों महीने के वर्किंग डेज से। तो टोटल से आप डिवाइड करोगे टोटल को, तो आपको एक दिन का वेजेस पता चल जाएगा एवरेज। और जब आपको एक दिन का पता चल गया, तो अब तो पूरे महीने का निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आपको इस एक दिन में मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 30 से, 26 से, 31 से। बताओ किससे? 26 से करेंगे। मैंने बताया था ना ग्रेचुटी में 26 दिन कंसीडर करते हैं वर्किंग डेज, संडे निकाल के। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 26 से होगी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आपने 26 से मल्टीप्लाई किया, एक महीने का एवरेज वेजेस निकल कर आ गया। तो ये पिछले 3 महीने का जो एवरेज निकल कर आया वो आया 13,520 रुपए। तो इस तरह से आपको एवरेज वेजेस मिलेगा, यानी टोटल 3 महीने का वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल 3 महीने के वर्किंग डेज और मल्टीप्लाई बाय 26। समझ में आया आपको? जैसे ही आपने एम्प्लॉय का एवरेज वेजेस निकाल दिया, तो वो एवरेज वेजेस आप रख दीजिए यहां पर। ठीक है, इस जगह ये 3 कॉलम क्या है, एम्प्लॉय के वेजेस के टोटल वेजेस, एम्प्लॉय के वर्किंग के टोटल वर्किंग, देन उसके बेसिस पे आपने क्या निकाल दिया, 3 महीने का एवरेज वेजेस। किस तरह से कि भाई ये जो टोटल दे रखा है वो डिवाइडेड बाय ये जो टोटल दे रखा है वो, और मल्टीप्लाई बाय 26। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, आपको एवरेज वेजेस मिल गया। उसके बाद आपका बाकी सारा काम वैसा ही है जैसे आपने लास्ट उसमें करा था मंथली रेटेड वाले में। कैसे टेन्योर निकालना है, तो इज इक्वल टू लिखिए एग्जिट डेट माइनस ज्वाइनिंग डेट डिवाइडेड बाय 365, 7.37 है तो इसको मान लीजिए 7,
उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए सिंपल कि भाई लास्ट ड्रॉन वेजेस इंटू 15/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, तो आपकी ग्रेचुटी निकल कर आ जाएगी। ड्यू डेट आपको निकालनी है तो जो लास्ट डेट है उसमें +30 कर दीजिए, और स्टेटस आपने पे कर दिया तो डाल दीजिए पेड, और जिस दिन पे किया है उस दिन की डेट डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने पे किया है 10 जनवरी को, ठीक है, तो आप 10 जनवरी आपने डाल दिया इस तरह से। कोई फर्दर रिमार्क डालना है तो वो भी आप ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय का ग्रेचुटी कैलकुलेट कर सकते हैं, उन एम्प्लॉय की जिनको वेजेस पीस रेट पर मिलता है। तो अब आप दो लोगों के वेजेस ग्रेचुटी निकालना सीख गए, एक मंथली रेटेड एम्प्लॉय जो बाकी नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, और दूसरा उनका भी निकालना सीख गए जो पीस रेट पे काम करते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है हमारा यहाँ पर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। तो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट का जो है आप कैसे करोगे, तो इसमें बेसिक प्लस डीए इंटू 7/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। देखो बस इसमें एक छोटा सा चेंजेस है, 15/26 की जगह 7/26 आ रहा है, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब सीजनल फैक्ट्री आप समझते हो किसको कहते हैं, जो सीजन टू सीजन काम करती है, 5 महीने 6 महीने 7 महीने जितने दिन भी सीजन चलता है, ठीक है। तो ऐसी फैक्ट्री का हम जो है 15 दिन का वेजेस नहीं कंसीडर करते हैं पूरे साल का, 7 दिन का वेजेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला बनता है बेसिक इंटू 7/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस। कैलकुलेशन सिंपल वही है जैसे हमारा मंथली रेटेड का है, वैसे ही इसका भी होगा, बस सिर्फ 15 की जगह 7 आ गया है। तो बेसिक आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप टेन्योर निकाल लीजिए, एग्जिट माइनस ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय 365, 15.94 है तो इसको 16 मान लिया। देन उसके बाद ग्रेचुटी निकालना है, तो बेसिक इंटू कम 15/20 नहीं 7/26 इंटू कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, एंड देन एंटर कर दीजिए, तो ये निकल कर आ गया। ड्यू डेट निकालना वही तरीका है, एग्जिट में 30 ऐड कर दीजिए, तो ड्यू डेट निकल कर आ गई। अगर आपने पे कर दिया तो लिखिए पेड, और जिस दिन आपने पे किया है उस दिन की डेट डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीजनल फैक्ट्री का भी ग्रेचुटी कैलकुलेट करना। सो अब आप तीनों तरह की ग्रेचुटी कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आई होप तीनों तरह की ग्रेचुटी निकालना आपको आ गया है, साथ के साथ सैलरी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मंथली ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी इन केस ऑफ डेथ। तो अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो डेथ के केस में ग्रेचुटी का कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, उसने 1 साल से कम सर्विस की है, मान लो 8-9 महीने उसने जॉब करी है और उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में उसको 2 टाइम ऑफ बेसिक सैलरी दिया जाएगा, जितनी उसकी बेसिक सैलरी है उसका 2 गुना अमाउंट दिया जाएगा, क्लियर है। और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने 5 साल की तो सर्विस नहीं की है लेकिन 1 साल से ज्यादा सर्विस है उसकी, ठीक है, और 5 साल से कम है सर्विस, तो उस कंडीशन में उस एम्प्लॉय को उसकी बेसिक सैलरी का 6 गुना यानी 6 टाइम दिया जाएगा ग्रेचुटी। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसने 11 साल से कम सर्विस की है और 5 साल से ज्यादा सर्विस है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको उसके बेसिक का 12 गुना दिया जाएगा, ठीक है, 12 टाइम ऑफ बेसिक सैलरी। और अगर किसी की सैलरी सर्विस जो है वो 20 साल से कम है और 11 साल से ज्यादा है तो उसको उसके बेसिक का 20 गुना दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सर्विस 20 साल से भी ज्यादा है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हर 6 महीने के लिए, ठीक है, हाफ ऑफ द सैलरी फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथ, ठीक है, लेकिन 33 गुना से ज्यादा नहीं होगा वो, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सर्विस। ग्रेचुटी तभी मिलती है जब एम्प्लॉय की कंटिन्यूअस सर्विस हो 5 साल से ज्यादा की, ठीक है। अब इसके अंदर कंटिन्यूअस सर्विस के अंदर क्या चीजें इंक्लूड है और क्या चीजें नहीं इंक्लूड है। तो अगर एम्प्लॉय बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, लीव ले लेता है, स्ट्राइक हो जाती है, लॉकआउट हो जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है फीमेल एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव पे चली जाती हैं, तो ये सारी चीजें आपकी
सर्विस में ही कंसीडर किए जाएंगे, इनको गैप नहीं माना जाएगा। क्लियर है चीज? लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय बिना बताए एब्सेंट रहता है ड्यूटी से, ठीक है, और सर्विस से ब्रेक ले लेता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस सर्विस नहीं मानेंगे, उसको हम ब्रेक मानेंगे, गैप मानेंगे सर्विस में, ठीक है। इसके अलावा अगर एम्प्लॉय की गलती से कंपनी का काम रुक जाता है, ठीक है, और एम्प्लॉय खुद भी काम रोक देता है अपनी गलती से, काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एम्प्लॉय की हम क्या मानेंगे, ब्रेक मानेंगे सर्विस को, ठीक है। इसके अलावा ले ऑफ के अंदर जो हम चीजें कंसीडर करते हैं, तो ले ऑफ के अंदर हमारी जो चीजें आती हैं, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हो गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल पावर हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक हो गया, या नेचर कैलेमिटी हो गया, इन सभी के बेसिस पे ले ऑफ किया जा सकता है। कंपनी इन 5 रीजन पे ले ऑफ करती है, ठीक है। अब नेचर कैलेमिटी में जैसे फ्लड हो गया, फायर हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब नेचर कैलेमिटी में आएंगे, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कंटिन्यूअस सर्विस जो है हमारी, हमने अभी देखा सिकनेस के बेसिस पे, एक्सीडेंट के बेसिस पे, लीव के बेसिस पे, ले ऑफ के बेसिस पे, स्ट्राइक के बेसिस पे, या कोई नेचर कैलेमिटी हो गई, तो इसको हम कंटिन्यूअस सर्विस का ही पार्ट समझेंगे। अगर इस दौरान एम्प्लॉय काम नहीं करता है तो ये वर्किंग ही माना जाएगा उसका, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने जानबूझकर काम छोड़ा है, ठीक है, या गलती से सेसेशन ऑफ वर्क ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो उसको हम उसका गैप समझेंगे, ब्रेक समझेंगे, ठीक है। वो सर्विस में इंक्लूड नहीं माना जाएगा, ठीक है, कंटिन्यूअस सर्विस नहीं माना जाएगा। सो इसको समझते हैं। When an employee is not in continuous service due to sickness, तो अब हम ये देखते हैं कि पूरे 1 साल के अंदर एम्प्लॉय के हमें कम से कम कितने वर्किंग डेज कंसीडर करने हैं। तो अगर मान लो आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे 6 डे वर्किंग होता है, ठीक है, लेकिन माइन में काम कर रहे हो आप, और माइन में भी ग्राउंड के नीचे काम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको 190 दिन पूरे आना है कंपनी में, और इस 190 दिन के अंदर आपके ये भी दिन कंसीडर किए जाएंगे सिकनेस के, एक्सीडेंट के, लीव के, मैटरनिटी लीव के, ले ऑफ के, समझ रहे हो, ठीक है, ये चीज। लेकिन अगर आप ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हो, माइंस के अंदर या बाकी कहीं भी काम कर रहे हो, तो आपको पूरे साल में 240 दिन आना है। क्लियर है चीज? अगर कोई क्या चीज, यहाँ लिखा है एम्प्लॉय वर्क्स बिलो ग्राउंड इन माइन, यहाँ भी एम्प्लॉय वर्क्स बिलो ग्राउंड इन माइन इन केस ऑफ 190 days 95 days if employee works below ground in mine if establishment works for less than 6 days and be 240 days। ठीक तो है, तो सेम ही चीज लिखी है आपने। देखो मैं बताता हूं 190 डेज किस केस में होगा, अगर एम्प्लॉय ने माइन के अंदर काम किया है ग्राउंड के नीचे, ठीक है, तो कितने दिन काम करना है उसे, 190 डेज। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने माइन में भी काम किया है लेकिन ग्राउंड के ऊपर काम किया है, लेकिन यहाँ बिलो भी लिखा है। नहीं मैंने यहाँ पे वो चीज लिखी नहीं है, वो बाकी सब इन एनी अदर केस में आ गया ना, वो इन एनी अदर केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है जहां पे 6 दिन काम होता है, तो वहां पे वर्किंग होना चाहिए 240 डेज, ठीक है। इसके अलावा अगर वो माइंस में काम कर रहा है लेकिन ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, तो भी वो 240 डेज में ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है चीज? और ये कहां पे कंसीडर किया जाएगा, जहां पे पूरे साल काम होता है, ऐसी कंपनी जहां पूरे साल काम होता है, पूरे साल खुलती है कंपनी। अब ऐसी भी कंपनी होती हैं कुछ जो सिर्फ साल के अंदर 6 महीने खुलती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी है जो सिर्फ साल में 6 महीने खुलती है, तो वहां पे ये 190 डेज का हो जाएगा 95 डेज, और 240 डेज का हो जाएगा 120 डेज, और कुछ चेंज नहीं, बाकी सारी वही सिमिलर है चीजें। ग्राउंड के नीचे ग्राउंड के ऊपर वही है, अगर ग्राउंड के नीचे करेगा तो 95 डेज, और ग्राउंड के ऊपर करेगा तो 240 डेज माइंस के अंदर, ठीक है। और बाकी कहीं ऐसी जगह काम कर रहा है वो जहां पर 6 दिन से
कम काम हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी 190 डेज का है, ठीक है। अच्छा ठीक है। ये जो है ना 240 डेज का जो क्राइटेरिया है या 120 डेज का जो क्राइटेरिया है, ये 6 डेज वर्किंग के लिए है, ठीक है, ओके। 6 डेज, ठीक है। और ये जो है 190 और 95 डेज, ये है जहां पर 6 दिन से कम काम हो रहा है, यानी 5 डे वर्किंग, ठीक है। तो ये 190 डेज, अगर जैसे मान लो आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जैसे जहां पे 5 डे वर्किंग है, तो वहां पे आपको 190 डेज का क्राइटेरिया देखना है, ठीक है। ओके। जहां पे 6 दिन काम हो रहा है, वहां पे आपको 240 डेज का क्राइटेरिया देखना है। ओके। इसके अलावा ग्राउंड में भी अगर आपको काम कर रहे हो, सॉरी माइंस में काम कर रहे हो, ग्राउंड के नीचे है तो 190 डेज, ग्राउंड के ऊपर है तो 240 डेज। तो 3 चीजें यहाँ पे आपको समझ में आई। पहली, माइंस के केस में अगर ग्राउंड के नीचे काम हो रहा है तो 190 डेज, ग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है तो 240 डेज। दूसरी, अगर आप 5 डे वर्किंग किसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हो तो भी वहां पे 190 डेज का आपको क्राइटेरिया चेक करना है, ठीक है। तीसरा, अगर आप बाकी किसी भी जगह काम कर रहे हो इन 2 कैटेगरी को छोड़कर, माइंस को और 5 डे वर्किंग वालों को, वहां बाकी सब जगह 240 दिन आपको चेक करना है, ठीक है। यानी यहां पे 6 दिन काम हो रहा है, 5 दिन से ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। और जहां पर कंपनी ही 6 महीने खुल रही है तो वो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है। कंडीशन सारी सेम रहेंगी, बस इसका आधा हो जाएगा। 190 का 95 हो जाएगा, 240 का 120 हो जाएगा, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट के केस में ये सारी चीजें जो है आपको चेक करनी है। 75% उसकी प्रेजेंट है या नहीं है, बस ये चेक करना है उसमें, और कुछ चेक नहीं करना। बस आपको ये देखना है कि जितने दिन फैक्ट्री खुली है उसका 75% वो प्रेजेंट है या नहीं है। मान लो कंपनी खुली है 4 महीने, यानी 120 दिन, ठीक है। तो 120 दिन का 75% कितना होता है? 90 दिन, इतना ही होता है ना। तो अगर वो 90 दिन वहां पे प्रेजेंट रहा है तो उसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अगर 90 दिन से कम है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। और इन डेज के अंदर, ये जो 240 दिन है या 190 दिन है, इसके अंदर आपका ले ऑफ, लीव विद फुल वेजेस, टेम्परेरी डिसेबलमेंट और मैटरनिटी लीव जो कि 26 हफ्तों से ज्यादा ना हो, ठीक है, तो वो कंसीडर किए जाएंगे। कंपलसरी इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कंपलसरी इंश्योरेंस यहां पे कंसीडर किया जाता है अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिसके यहां 500 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसे LIC से क्या कराना पड़ेगा? इंश्योरेंस कराना पड़ेगा ग्रेचुटी का अपने सारे एम्प्लॉयज का, ठीक है। या LIC जैसे किसी कंपनी से वो करा सकती है इंश्योरेंस, ठीक है। जरूरी नहीं है कि LIC से ही कराना है, आप चाहो तो LIC जैसे किसी और कंपनी से भी करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किनको छूट दी गई है इंश्योरेंस जो ना कराना चाहे, ठीक है। तो किसको छूट दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी को, उनको जरूरत नहीं कराने की, ठीक है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कंपनी या ऐसा एम्प्लॉयर जिसने क्या कर रखा है, ऑलरेडी पहले से ही ग्रेचुटी का एक फंड बना रखा है और उसको अप्रूव भी करा रखा है, किससे? कंट्रोलिंग अथॉरिटी से, ठीक है। तो अगर उसने अप्रूव करा रखा है और फंड बना रखा है और उसमें वो जमा कर रहा है ग्रेचुटी का पैसा, तो उसे भी इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है चीज? चलिए अब आगे देखते हैं। इफ द एम्प्लॉयर फेल टू पे द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस or to the contribution to an improved gratuity fund, so he shall be liable to pay them an amount of gratuity including interest if any for delay payment to the controlling authority। तो कहने का मतलब ये है कि या तो वो इसके अंडर में आएगा, LIC के अंडर में, ठीक है, या फिर उसने अपना खुद का क्या बना रखा है? फंड बना रखा है और उसमें वो जमा कर रहा है पैसा। लेकिन अगर ना तो उसने प्रीमियम जमा करा ना ही अपने फंड में पैसा जमा करा, तो उस केस में वो सारा अमाउंट किसको जमा करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी को करेगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर है चीज? और यहां पे पेनल्टी भी लग सकती है, पनिशेबल होता है 1000 रुपए, 10,000 रुपए, और कंटिन्यूअस अफेंस अगर रहता है तो फर्दर इस पे फाइन लग सकता है 1000 रुपए पर डे का। समझ में आए? तो ये यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस है इसके,
चलिए अब आगे देख लेते हैं हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर का मतलब है एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर कभी भी आप अपनी कंपनी ओपन कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर आपको नोटिफाइड करना है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि भाई हमने अपनी कंपनी खोली है, फॉर्म ए के थ्रू, ठीक है। फॉर्म बी सी के थ्रू अगर क्लोजर कर रहे हो तो तब बताना होता है विद इन 60 डेज, ठीक है, क्लोजर के। और अगर कुछ चेंज कर रहे हो आप कंपनी में अपना, जैसे नाम चेंज कर दिया, एड्रेस चेंज कर दिया, तो फॉर्म बी के तहत बताना होता है आपको, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयर को रजिस्टर कराना होता है अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अगर 500 से ज्यादा उसके एम्प्लॉयर हो जाते हैं, एम्प्लॉय हो जाते हैं उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको फिर क्या कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। इफ द एम्प्लॉयर हैज देयर ऑन ग्रेचुटी फंड सो ऑब्टेन द इंश्योरेंस कवर, ठीक। द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी शैल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7। तो जो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा रहा है आपको चेक करना है कि उसकी ग्रेचुटी बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसको आपको ग्रेचुटी पे करनी है। इश्यू द नोटिस ऑफ द पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, जो कि आपका 30 दिन है। 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, ग्रेचुटी पे कर देना है। इसके अलावा इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द एम्प्लॉयर ही इज रिक्वायर्ड टू पे द सिंपल इंटरेस्ट एज प्रेस्क्राइब रेट। और किसको पे करेगा, वो जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसको पे करेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर देगी, ठीक है। फर्निश सच इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड एंड रजिस्टर एज कॉल्ड फॉर बाय द इंस्पेक्टर फॉर इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे जो भी रजिस्टर होते हैं वो मेंटेन करने होते हैं, डिस्प्ले लगाना होता है नोटिस बोर्ड पे कि भाई क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ग्रेचुटी एक्ट के दायरे में। अगर कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, मतलब अगर कोई एम्प्लॉय ग्रेचुटी एक्ट में आता है तो उसको ग्रेचुटी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो मेन प्रोविजंस जो है वो आप लिस्ट में बना के लिख सकते हो या पूरा का पूरा एक्ट नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हो। नो डिडक्शन शैल बी मेड इन ग्रेचुटी विच इज नॉट परमिसेबल। इसके अलावा एम्प्लॉय शैल नोटिस देगा, ठीक है, जिसको ग्रेचुटी पे करनी है विद इन 30 डेज में पे करनी है। अगर डिले हो जाओगे, लेट करते हो तो फिर इंटरेस्ट के साथ पे करनी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर, यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपॉइंटमेंट करने की इंस्पेक्टर को, ठीक है। और इंस्पेक्टर के पास वो सारी पावर होती है जो हर एक्ट के अंदर होती है, ठीक है। वो एंटर कर सकता है किसी भी प्रीमिसेस में, कोई भी चीज देख सकता है, ठीक है, रिकॉर्ड चेक कर सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है एनी पर्सन को, ठीक है, कॉपी ले सकता है, टेक एक्सट्रैक्ट ऑफ एनी रजिस्टर रिकॉर्ड नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट कंसीडर रिलेवेंट एंड वेयर he has reason to believe that any offense under this act has been committed by the employer or such, and search कर सकता है, seize कर सकता है with such assistance as he may think fit and such register record notice or any other document as he may consider relevant in respect of that offense and to exercise such other power as may be prescribed, ठीक है। तो ये सारी पावर होती है इंस्पेक्टर के पास और हर एक्ट में यही रहती है पावर्स, ठीक है। ग्रेचुटी फॉर्म की बात करें तो बहुत सारी यहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म ए बी सी डी, तो ये सारे फॉर्म मैंने आपको बताए थे, ठीक है। इसमें जो मेजर फॉर्म है जो हमें याद रखने हैं फॉर्म, इसमें हमें हाँ आई जे के हमें फॉर्म याद रखना है और एक फॉर्म याद रखने हैं हमें फॉर्म एफ, ठीक है। तो ये नॉमिनेशन फॉर्म है, फॉर्म एफ, ये हमें याद रखना है। आई फॉर्म, जे फॉर्म, के फॉर्म, ठीक है, एल और एम ये नोटिस हमें देना होता है ग्रेचुटी में एम्प्लॉय को जब हम ग्रेचुटी पे करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वो भी डिफरेंट आगे टॉपिक आएंगे तो उसके बेसिस पे हम इनको देखेंगे। और ये ज्वाइनिंग के टाइम पे हमें ध्यान रखना होता है। फॉर्म ए नोटिस देना होता है ज्वाइनिंग का, चेंज कुछ कर रहे हैं तो बी और क्लोजर पे सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। पेनल्टीज यहाँ पे लगती हैं एम्प्लॉयर पे। अगर एम्प्लॉय जो है ग्रेचुटी नहीं मिल पाती है एम्प्लॉय को टाइम पर, तो यहाँ पर कंपनी पे यानी एम्प्लॉयर पे पेनल्टी लगती है। अब अवॉइड करता है एम्प्लॉयर ग्रेचुटी देने से या इंफॉर्मेशन देने से, सॉरी, अवॉइड करता है इंफॉर्मेशन देने से जानबूझकर या अनजाने में, ठीक है, तो उस पर 6 महीने की सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना है। ये दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर कंपाइल करने में इस एक्ट को फेल करता है तो 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा है और 10,000 रुपए जुर्माना है, या फिर 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं, जुर्माना और सजा दोनों, ठीक है। इसके अलावा नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है तो 6 महीने की सजा से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है, जो भी लेबर कोर्ट में डिसाइड हो जाए, ठीक है। मान लो एम्प्लॉय को ग्रेचुटी पे करने से मना कर दिया कंपनी ने, अब एम्प्लॉय पहुंच गया लेबर कोर्ट, ठीक है, या कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चला गया, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो भी अमाउंट उसको कंसिडर किया और जितने साल की सजा दी, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगी लेबर कोर्ट में। नॉन ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करते हो तो 10,000 रुपए, जैसा कि मैंने बताया था, है ना। और
₹1000, ₹2000 फॉर ईच डेज, ये आई थिंक ₹1000। तो यहाँ पे इंप्रीजमेंट, फाइन और दोनों ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर सजा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकते हैं और दोनों चीजें हो सकती हैं एक साथ, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पर ₹1000 होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे सो पेनल्टी का हमारा क्लियर हो गया। ₹10,000 अगर आप जो है इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो, और अगर कंटिन्यू रहता है फंड्स तो ₹1000 पर देगा। अब फॉरफिट ऑफ ग्रेचुटी की बात कर लेते हैं। कंपनी किस केस में ग्रेचुटी को फॉरफिट कर सकती है? अगर कोई भी ऐसा एक्ट किया है एम्प्लॉय ने, जानबूझकर किया है, ठीक है, निग्लेक्ट की वजह से हुआ है, उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, डैमेज हो गया है, लॉस हो गया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर हो गया है, तो जितना भी नुकसान उस एम्प्लॉय ने किया है कंपनी उसको टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। साथ के साथ जितना भी उसका नुकसान कंपनी ने यानी एम्प्लॉय ने जितना भी नुकसान किया है वो नुकसान वो रिकवर किया जा सकता है उसके ग्रेचुटी से, ठीक है। तो कंपनी ने उसको निकाल भी दिया है और उसका ग्रेचुटी के अमाउंट से रिकवर भी कर लिया है। दूसरा क्या है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय ने कोई राइटर्स बिहेवियर किया है, ठीक है, वायलेंट बिहेवियर किया है, जैसे फ्रॉड किया है या आपने मैनेजर को पीट दिया, अपने कलीग को पीट दिया, ठीक है, चोरी कर ली, मिस एप्रोप्रिएशन गबन कर लिया, सैबोटेज यानी तोड़फोड़ कर दी कंपनी की प्रॉपर्टी पर, तो उस केस में कंपनी पूरा का पूरा अमाउंट क्या करेगी, टर्मिनेट कर, वो मतलब फोरफिट कर देगी और उसको टर्मिनेट भी करेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि अमाउंट से रिकवर भी कर सकती है ग्रेचुटी के अमाउंट से, और पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर सकती है, फॉरफिट भी कर सकती है, ठीक है। टर्मिनेट तो दोनों केस में होगा वो, ठीक है, जो भी मतलब डिपेंड करता है कि किस तरह का उसका ऑफेंस है। अगर ज्यादा ही सीरियस है तो कंपनी जो है उसको टर्मिनेट भी करेगी, ठीक है। और अगर टर्मिनेट नहीं करती है तो जब भी कभी वो रिजाइन देगा या मतलब अपनी जॉब छोड़ेगा तो उसकी ग्रेचुटी से वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई कंपनी जो है ग्रेचुटी से ही क्यों रिकवर करेगी अमाउंट, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि हो सकता है कई बार नुकसान इतना ज्यादा होता है कि उसकी सैलरी से रिकवर करना संभव ना हो, ठीक है। अब मान लो उसने 5 लाख रुपए का नुकसान कर दिया और उसकी सैलरी है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए उसकी सैलरी से तो रिकवर होने से रहा 5 लाख, ठीक है। या 20,000 भी है, अगर 30,000 भी है तब भी 5 लाख उसकी सैलरी से रिकवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस में कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय की अगर ज्यादा सर्विस है, 5-6 साल से ज्यादा काम कर रहा है, पुराना एम्प्लॉय है, तो कंपनी फिर उससे कहती है कि ठीक है, जितना भी तुम्हारा ये पेनल्टी बन रही है वो पेनल्टी हम तुम्हारी किससे रिकवर कर लेंगे, जब तुम्हारी ग्रेचुटी आएगी उससे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी उसकी जो अर्निंग है वो उसको मिलती रहेगी, या कंपनी चाहे तो उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर सकती है हर महीने, तो वो डिपेंड करेगा कंपनी पर, ठीक है। तो ये चीज, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चीज। कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात हो रही थी बहुत, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को समझ लेते हैं। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। अब एम्प्लॉयर टू रजिस्टर हिज एस्टेब्लिशमेंट विद इन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया था, जैसे ही एम्प्लॉय की कंपनी में 500 से ज्यादा एम्प्लॉय हो जाते हैं तो उसको अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराना होता है। उसके लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाके अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। For the purpose of this section, every employer shall, within a prescribed time, get his establishment registered within the controlling authority in the prescribed manners, and only when those employer who has taken insurance as refer above or his establishment and approved gratuity fund shall be registered। यानी या तो उन्होंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है ग्रुप ग्रेचुटी का LIC से, या उन्होंने खुद का अपना फंड क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और उसको अप्रूव करा रखा है, वही एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। क्लियर है चीज? मोटा मोटा ये समझो जिनकी 500 से ज्यादा एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ है, क्योंकि वही कराएगा रजिस्ट्रेशन, वही कराएगा मतलब इंश्योरेंस, या अप्रूव्ड फंड भी उसी के पास होगा, ठीक है। यहाँ पे अप्रूव फंड में कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि 500 से
नीचे है तो वो अप्रूव फंड नहीं रख सकता, 500 से नीचे भी अप्रूव फंड कराया जा सकता है, मतलब ग्रेचुटी का फंड क्रिएट किया जा सकता है 500 से कम एम्प्लॉय पर भी, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस की लिमिट 500 की है। अब डिस्प्यूट अगर कोई भी होता है एम्प्लॉय का, कंपनी का, तो उस केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो जाके शिकायत करेगा, ठीक है। देन एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट अमाउंट विद कंट्रोलिंग अथॉरिटी। मान लो एम्प्लॉय कहे कि भाई नहीं मेरी ग्रेचुटी ज्यादा बननी है, कंपनी कहे कि नहीं हम तो कम देंगे, ठीक है, तो उस केस में वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। If there is any dispute regarding the amount of the gratuity payable to the employees or the person entitled to receive the gratuity, such amount as admitted to be payable by employer as gratuity shall be deposited with the controlling authority। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को जितना अमाउंट लग रहा है कि भाई इतना पे करना है, वो उतना अमाउंट किसको दे दे, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दे दे। अब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको चेक करेगी, ठीक है, और अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई जो अमाउंट है वो सही कह रही है, कंपनी इतना ही बन रहा है, तो उतना अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर देगी, ठीक है। अब दो केस है यहाँ पर, एक केस तो ये हो गया, दूसरा केस क्या है, कंपनी ने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी अमाउंट पे कर दिया 5 लाख, एम्प्लॉय कह रहा है नहीं जी मेरा तो 6 लाख बन रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगी कंपनी, जो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अमाउंट पे करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, क्यों, 5 लाख तो ऑलरेडी पे कर चुकी है, ठीक है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करेगी इस तरह से। सबसे पहले क्या होगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक इंक्वायरी करेगी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पावर है एज ए कोर्ट, ठीक है, शैल हैव द सेम पावर एज द वेस्टेड इन द कोर्ट व्हाइल ट्राइंग अ सूट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो इस कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ऐसी ही पावर होती है जैसे कोर्ट के पास पावर होती है। द प्रेसिडिंग्स मेड बाय इट विल बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एंड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल अवेल ऑल द पावर लाइक एनफोर्सिंग द अटेंडेंस, यानी किसी को भी बुला सकती है, ठीक है, एम्प्लॉयर दोनों को बुला सकती है जब भी प्रोसीडिंग चलेगी, एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस, एफिडेविट, इशूइंग कमीशन और एग्जामिनिंग विटनेस। तो ये सारी पावर उसके पास होती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, तो अगर कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है, मान लो एम्प्लॉय को कोई ग्रेचुटी पे नहीं की है, एम्प्लॉय किसके पास जाएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक नोटिफिकेशन देगी कंपनी को, और कंपनी वो अमाउंट जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पे करेगी, ठीक है, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो अमाउंट रिकवर करके एम्प्लॉय को पे कर देगा, ठीक है। So if the employer delays in the payment of the gratuity amount of does not pay the gratuity under the prescribed time limit, the employee concerned his nominee or legal heir, कोई भी जा सकता है, ठीक है, अगर एम्प्लॉय जिंदा है तो जाएगा, और अगर एम्प्लॉय जिंदा नहीं है तो उसके बिहाफ पे उसका नॉमिनी या लीगल हेयर अप्लाई कर सकता है कंप्लेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। अप्लाई टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन फॉर्मेट फॉर्म टी, तो फॉर्म टी यहां पर है, ठीक है, इस फॉर्म टी के फॉर्मेट में अप्लाई करेगा नॉमिनी या एम्प्लॉय कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी इशू द सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर, यानी जो कलेक्ट करेगा वो अमाउंट, ठीक है, रिकवर करेगा वो अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयर विद इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे पे करेगी कंपनी, ठीक है, और फिर वो जो अमाउंट उसको मिला है, ठीक है, वो किसको दे दिया जाएगा, वो एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, ठीक है, डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पे टू द सेम पर्सन, हाउएवर द प्रोविजंस आर अंडर 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल गिव द एम्प्लॉयर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कंपनी की बात सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है कि बस जारी कर दिया इशू। दूसरी कंडीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेबल अंडर द सेक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो ग्रेचुटी के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेटलमेंट की बात करते हैं। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी of being here to the parties to the dispute determine the matter or matters in dispute. If any amount is found to be payable to the employer, the controlling authority shall direct the employer to pay such amount of the difference of amount to the controlling authority, और controlling authority वो amount किसको पे कर देगी, employer को पे कर देगी, ठीक है। The controlling authority shall pay the amount deposited by the employer including the excess amount if any to the person entitled. तो पहले उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने की, देन उसके बाद जो भी अमाउंट है उसको डिटरमाइन किया जाएगा, और वो अमाउंट जो है एम्प्लॉयर से ले लिया जाएगा, और वो अमाउंट किसको दे दिया जाएगा, एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
अब हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन। तो पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इश्यू ऑफ नोटिस टू अपीयर बिफोर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो कंपनी को क्या भेजा जाएगा, एक नोटिस भेजा जाएगा। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द डायरेक्शन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इशू अ नोटिस इन फॉर्म ओ। तो फॉर्म ओ के अंदर भेजा जाता है नोटिस। एंड कॉल एप्लीकेंट एज वेल एज एम्प्लॉयर, दोनों को बुला सकती है इसके थ्रू, ठीक है। अपीयर बिफोर हिम on a specific date, time and place, either by himself or through his authorized representative, along with the all the relevant document and witness। तो वो दोनों को बुलाएगी कि भाई आपने अपने सबूत, गवाह जो भी हैं वो लेकर आ जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट, और इस दिन इस तारीख में आपको सुनवाई के लिए आना है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर क्लेमेंट बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसके बाद क्या होगा, वो जाएंगे वहां पर, जो भी एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है या खुद जा सकता है, कंपनी है तो कंपनी भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल ग्रांट और डिनाई परमिसिबल परमिशन टू एनी पर्सन डिजायरिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट, ठीक है। तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई भी कर सकती है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन को मान लो एम्प्लॉयर खुद नहीं आ रहा, उसने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, तो यहां पर ग्रांट दे सकती है, उसको परमिशन दे सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। उसको भी सुन लिया जाएगा और मना भी कर सकती है, नहीं खुद ही आओ तुम, ठीक है। एम्प्लॉयर और एप्लीकेंट फेल टू अपीयर। अब दोनों में से अगर कोई भी फेल हो गया जाने से, मान लो कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव या कंपनी का एम्प्लॉयर नहीं पहुंच पाया सुनवाई के टाइम पर, तो क्या होगा, वहां पे एक्स पार्टी के अकॉर्डिंग फैसला सुना दिया जाएगा। एक्स पार्टी में क्या होता है, जो भी नहीं आता उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कंपनी अगर नहीं जाती है तो कंपनी के खिलाफ फैसला दे दिया जाएगा, और अगर एम्प्लॉय नहीं पहुंचता है तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। क्लियर है चीज, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा स्टेप, रिव्यू ऑफ ऑर्डर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हियरिंग एंड इंक्वायरी रिकॉर्ड द फाइंडिंग एज टू वेदर एनी अमाउंट इज पेबल। तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो सारी चीजें सुनेगी, इंक्वायरी करेगी, और जो भी रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड में भी करेगी, जो भी चीजें हुई हैं, ठीक है, उनको रिकॉर्ड में मेंटेन करेगी, कितना अमाउंट पे करना है, कितना अमाउंट एम्प्लॉय को पे करना है, एंड ऑर्डर पास करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी। उसको 30 दिन के अंदर रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी रीहियर्ड आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 14 डेज नोटिस। तो 14 दिन का पहले नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, टू द अपोजिट पार्टी ऑफ द डेट फिक्स फॉर रीहियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने नोटिस दिया और कल सुनवाई हो जाएगी, भाई दूसरे पार्टी को भी तो आपको टाइम दोगे ना। तो 14 दिन का पहले नोटिस दोगे आप, और 30 दिन के अंदर आप उसका रिव्यू करा सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर ऑफ केस, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द पर्टिकुलर्स ऑफ द ईच केस इन फॉर्म क्यू, एंड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑर्डर शैल साइन एंड डेट द पर्टिकुलर्स आर रिकॉर्डेड, एंड शैल ऑल्सो रिकॉर्ड द finding on the merits on the case and file it along with the memorandum of evidence with the order sheet, ठीक है। and direction for payment in if the order entitles to applicant for the payment of gratuity under the act, the controlling authority shall issue a notice to the employer in form R, ठीक है, directing payment within 30 days from the date of receipt of notice. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant, यानी एप्लीकेंट को भी इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी, ठीक है, और विद इन 30 डेज में उसको पे करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा फॉर्म क्यू भी आया है, फॉर्म आर भी आया है, ठीक है। रिकॉर्ड जो पर्टिकुलर मेंटेन करने हैं वो फॉर्म क्यू में करने हैं, और डायरेक्ट जो करेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को पेमेंट करने के लिए वो फॉर्म आर के फॉर्मेट में करेगी, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी आपको देखने में, आपको इसके फॉर्मेट भी आगे दिखाऊंगा। आगे देखते हैं हम अपील करना। तो एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अगर मान लो कोई भी दोनों में से कोई भी राजी नहीं है, या कोई सिंगल पर्सन राजी नहीं है, कम एम्प्लॉय राजी नहीं है, एम्प्लॉयर राजी नहीं है, तो विद इन 60 डेज में फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर अपील टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के फैसले से आप अगर राजी नहीं हो तो फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और अथॉरिटी इन दिस बिहाफ आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद सफिशिएंट कॉज ही मे extend this period for a further period of 60 days, ठीक है। तो अपीलेट अथॉरिटी के पास आप जा सकते हो, ठीक है, विद इन 60 डेज में
जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट होगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग टू द पार्टीज द एपेलेट अथॉरिटी मे कंफर्म, मॉडिफाई or revise the decision of the controlling authority. The employer's appeal shall not be admitted without producing the certificate of deposit of amount gratuity. तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर एम्प्लॉयर की अपील तभी जो है वो कंसीडर किया जाएगा जब उसने कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पैसा जमा कर दिया ग्रेचुटी का और उसका एक सर्टिफिकेट ले लिया है पैसा जमा करने का, ठीक है। उससे पहले नहीं सुनेगी, यहां पर सुनवाई नहीं होगी। So issue by the controlling authority of the deposit of the said amount with appellate authority, यानी appellate authority के पास आप तभी जा पाओगे जब आपने पैसा जमा कर दिया ग्रेचुटी का, किसके पास? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, और वहां से एक सर्टिफिकेट भी ले लिया। सो ये था आपका पूरा प्रोसीजर। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं। इसमें हमारे कुछ फॉर्म्स आए थे, तो एक एक करके फॉर्म्स भी देख लेते हैं। पहला था फॉर्म ओ, ठीक है। दूसरा था फॉर्म ओ में इशू करना होता है नोटिस दोनों को बुलाने के लिए। दूसरा फॉर्म था हमारा फॉर्म क्यू, और तीसरा फॉर्म था फॉर्म आर। तो ये फॉर्म्स भी हम यहां पे चेक कर लेते हैं। फॉर्म देखिए, फॉर्म ओ ये रहा, नोटिस फॉर अपीयरेंस बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब हम यहां पे फॉर्म ओ पे ही चले जाते हैं सीधा। ये रहा। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस फॉर्मेट में समन वो भेजती है, मतलब नोटिस भेजती है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय या एप्लीकेंट, ठीक है, और अ कॉपी सेड एप्लीकेंट इज एनक्लोज्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का। समन जो बिफोर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या आप रखोगे। तो ये जो फॉर्म पी था वो समन के लिए है, और फॉर्म जो क्यों है ये पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ एप्लीकेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी क्लेम कितना किया है, डेट ऑफ हियरिंग क्या होगी, फाइंडिंग विद डेट, ठीक है, अमाउंट, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके भेजनी होती है फॉर्म आर के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द केस, ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन करना है तो फॉर्म आर में करेगी, तो ये आर है। नोटिस फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी केस फाइनल हो चुका है, अब अमाउंट पे करना है, ये नोटिस भेजेगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसको? कंपनी को, कि भाई इतना अमाउंट आपको पे करना है और इस डेट में पे करना है, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट है फॉर्म आर। अब अगर आप अपील करते हो किसके पास? एपिलेट अथॉरिटी के पास। तो एपिलेट अथॉरिटी के पास अपील करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पैसा जमा करना पड़ेगा और वहां से एक रिसिप्ट लेनी पड़ेगी पेमेंट की, एंड देन तब आप जो है कंट्रोलिंग एपिलेट अथॉरिटी के पास जाओगे, और एपिलेट अथॉरिटी जो है इस फॉर्मेट में नोटिस देगी कंपनी को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नो कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट अनलेस द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी टू बी पेड हैज नॉट बीन पेड और रिकवर्ड विद इन 6 मंथ। तो अगर 6 महीने तक पे नहीं करती है कंपनी, तो उसके बाद कोई कोर्ट में आप इसको लेके जा सकते हो। फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रेस्क्राइब टाइम इन सच केस द गवर्नमेंट शेल authorize the controlling authority to make a complaint, where the authority has to make a complaint to the metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class within 15 days of the authorization। यानी कहने का मतलब ये है कि कंपनी ने पे ही नहीं किया अमाउंट, तो 6 महीने का टाइम होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर 6 महीने तक कंपनी पे नहीं करती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर देने के 6 महीने के बाद भी कंपनी ने पे नहीं किया, तो फिर यहां पर कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसके खिलाफ एक कंप्लेन कर सकती है कोर्ट में, ठीक है, विद इन 15 डेज में। प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कोई भी एक्शन लिया है गुड फेथ से, ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल नॉट बी अंडर एनी लीगल प्रोसीडिंग इन
इफ द केस डन बाय हिम इज इन गुड फेथ और अंडर एनी रूल ऑफ एनी ऑर्डर। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते अगर उन्होंने इस एक्ट के दायरे में कोई काम किया है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी, तो नो एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी विच इज पेबल अंडर दिस एक्ट टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू द अटैचमेंट ऑफ एनी ऑर्डर और डिक्री बाय एनी कोर्ट। तो यहाँ पे ग्रेचुटी अमाउंट को प्रोटेक्शन भी मिलती है, ठीक है, यानी उसको आप किसी और अदर ऑर्डर के साथ अटैच करके पे नहीं कर सकते, ठीक है। पावर मतलब कि किसी के खिलाफ कोई अगर पेमेंट का क्लेम है तो उसमें आप ग्रेचुटी अमाउंट नहीं दे सकते उसको एम्प्लॉय का, ठीक है। पावर टू मेक रूल, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो ग्रेचुटी एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, रूल बना सकती है, ठीक है। द पावर टू मेक रूल इन द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1927 शैल रेस्ट विद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड बाय द नोटिफिकेशन। सो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पूरा एक्ट हमने देखा। The Payment of Gratuity Act 1972 is a welfare statute provided for the welfare of the employees who are the backbone of any organization, company or startup. The gratuity amount encourages the employees to work efficiently and improve productivity. Recently, by the Payment of Gratuity Amendment Act 2018, the central government has raised the limit of gratuity which is 10 lakh to 20 lakh। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रेचुटी की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है। पहले 10 लाख थी मैक्सिमम ग्रेचुटी की लिमिट, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। साथ के साथ जो छुट्टियां हैं मैटरनिटी की वो भी यहां पर 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया गया है, क्योंकि मैटरनिटी एक्ट के अंदर 12 से वो 26 हो गई है, ठीक है। However, the scope of this act is limited to the large-scale companies or organization and is not applicable to the organization where the number of the employees is less than 10. Yet the act is its entirety is complete with thereof. Therefore, it overrides other acts and status in relation to gratuity. तो ये सारा पूरा आपका ग्रेचुटी का एक्ट था। तो हमने यहाँ पे ये देखा ग्रेचुटी की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, ग्रेचुटी की मैक्सिमम लिमिट क्या है कि एक एम्प्लॉय को ग्रेचुटी कितनी दी जा सकती है। जितनी भी कैलकुलेशन करके आएगी उतना अमाउंट देना है, लेकिन अगर कैलकुलेशन का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा जा रहा है, सॉरी 20 लाख से ज्यादा जा रहा है, तो कंपनी 20 लाख ही पे करेगी, ठीक है। अगर कंपनी 20 लाख से ज्यादा पे कर भी रही है तो 20 लाख तक टैक्स में 20 लाख तक टैक्स में छूट होती है, और 20 लाख से ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर कंपनी इंप्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें पता चली, एक तो लिमिट भी पता चली कि ग्रेचुटी की लिमिट कितनी है जो कि है 20 लाख, और दूसरा ये भी पता चला कि 20 लाख से ऊपर अगर ग्रेचुटी दी जाती है तो उस अमाउंट पे टैक्स लगता है, ठीक है। अब इसमें एक सिनेरियो और है, एक एम्प्लॉय एक कंपनी से 10 लाख रुपए लिए, दूसरी कंपनी से 7 लाख रुपए लिए, और तीसरी कंपनी से 5 लाख रुपए लिए। तो पहली कंपनी से जो 10 लाख रुपए लिए उस पर कोई टैक्स नहीं, दूसरी कंपनी से जो 7 लाख लिए उस पर भी कोई टैक्स नहीं, तीसरी कंपनी से जो 5 लाख लिए हैं उसमें 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 2 लाख पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? तो इससे ये पता चलता है कि आपने चाहे एक कंपनी से लिया है 20 लाख या एक से ज्यादा कंपनियों का मिलाकर आपका 20 लाख हुआ है, तो उस 20 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और एक इंडिविजुअल कंपनी से आप मैक्सिमम 20 लाख का ग्रेचुटी ले सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा ग्रेचुटी का एक्ट था। आई होप आपको मोस्टली सभी चीजें इसके अंदर क्लियर हो चुकी